हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी समय विशेष शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं जो राजन सीरीज से लिए गए प्रश्न हैं। दोस्तों कल 1 से 10 तक के प्रश्न हो गए थे, तो आज 11 से 15, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा बड़े हैं तो इसलिए 5 ही प्रश्न रखे गए हैं। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है, प्रखर ऑब्लिक प्रतिभाशाली बच्चों से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषताएं, मूल समस्या तथा इनकी शिक्षा व्यवस्था को समझाइए। और फिर इसी में मतलब अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है दूसरी भाषा में, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं तथा शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये 2019 में आ चुका है। तो पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि प्रखर और प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं। प्रखर या प्रतिभाशाली बच्चे वे बच्चे कहलाते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य बच्चों से अधिक होती है। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को तो इसलिए हमने हटा दिया। प्रखर या प्रतिभाशाली बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य बच्चों से अधिक होती है, अलग नहीं अधिक होती है। फिर है एक वैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा दोस्तों, टर्मन एवं मोडम के अनुसार। इनके अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्ध, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता औसत बच्चों से श्रेष्ठ होती है। फिर दोस्तों विशेषताएं हैं प्रखर बच्चों की, वीटी के अनुसार है दोस्तों। प्रखर वीटी के अनुसार प्रखर बुद्धि बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रखर बुद्धि बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। तो पहली विशेषता है दोस्तों, प्रखर बच्चे खेल अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों इसी में। फिर दूसरा पॉइंट इसमें, प्रखर बच्चे धैर्यशील होते हैं, इनमें संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है। तो दोस्तों संवेगात्मक स्थिरता का मतलब समझ लेते हैं। स्थिरता का मतलब होता है ठहराव, रुकना, और संवेग का मतलब होता है दोस्तों, एक विलियम मैकडोगल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। जैसे क्रोध, हंसना, भय, डर जाना, ये सब दोस्तों संवेग हैं, इनमें अधिक होता है। मतलब संवेग स्थिरता अधिक होती है, मतलब ये अपने संवेग पर नियंत्रण रखते हैं। ये नहीं कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएं, हंसने लगें अचानक। इनमें दोस्तों नियंत्रण की क्षमता बहुत होती है। फिर दोस्तों टर्माइन के अनुसार एक परिभाषा है। टर्माइन ने प्रखर बुद्धि बालकों को निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। प्रखर बुद्धि वाली बालिकाएं बालकों की अपेक्षा जल्दी सीखती हैं। दोस्तों इसमें डिफरेंस बताया गया कि जो प्रखर बुद्धि वाली बालिकाएं होती हैं वो बालकों की अपेक्षा जल्दी सीखती हैं, और प्रखर बच्चों में समझने की क्षमता अधिक होती है। प्रखर बच्चों की मूल समस्याएं क्या है? प्रखर बच्चों की मूल समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, जिन प्रतिभाशाली बच्चों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होती, आर्थिक मतलब पैसे संबंधित है दोस्तों। आर्थिक स्थिति का आप मतलब समझ पा रहे होंगे, पैसे संबंधित होता है, नहीं रहती, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। भाई आर्थिक स्थिति मतलब जब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को, फीस न होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये समस्या है दोस्तों प्रखर बुद्धि वाले बच्चों की। बच्चों के अंदर बुद्धि तो अच्छी है, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट है, जो परिवार सामाजिक रूप से नीचे स्तर के माने जाते हैं, समाज में जैसे मान लिया SC, OBC, ST ये सब है, उनके प्रतिभाशाली बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, को भी समाज के द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। फिर तीसरा पॉइंट दोस्तों, कई प्रखर बच्चे मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं और वे संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित होते हैं। ऐसे बच्चों में प्रतिभा की कमी होती है। फिर दोस्तों प्रखर या प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, इनकी शिक्षा कैसे की जाए, व्यवस्था क्या है? पहला पॉइंट दोस्तों इसमें, प्रखर बच्चों के शिक्षण में विषय के व्यवहारिक या क्रियात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षण के विषय में व्यवहारिक या क्रियात्मक, व्यवहार मतलब जैसे आप समझ पा रहे होंगे, बोलने उनसे किस तरीके से बोला जाए, और क्रियात्मक मतलब क्रिया, कोई क्रिया करके कैसे उन्हें दिखाया जाए या उन्हें कैसे समझाया जाए, पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट दोस्तों, ऐसे बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा संदर्भ ग्रंथ पढ़ने हेतु तो विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक मतलब जैसे जो पाठ्य पुस्तक होती है कि हमारी कक्षा 6-7 की, इस पे ना जोर दे के
संदर्भ ग्रंथ पे इन पे जोर दिया जाना चाहिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट राइट चलते हैं दोस्तों। अभी 11 नंबर ही प्रश्न चल रहा है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, मतलब इसका उत्तर है। दूसरा है दोस्तों, ऐसे बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा संदर्भ ग्रंथ पढ़ने, ये तो हो चुका है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ऐसे बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विशेष रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। वाद विवाद जैसे तर्क वितर्क होता है किसी मुद्दे पे, तो इस पे इनको भाग लेने के प्रेरित किया जाना चाहिए दोस्तों। फिर चौथा पॉइंट दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों क्रियाकलापों को समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। समय समय पर मूल्यांकन भी करना चाहिए कि क्या अगर इनमें कमी हो रही है या बढ़ोतरी किस क्षेत्र में हो रही है, ये भी देखना चाहिए दोस्तों। फिर 12 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। प्रखर या प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को ये भी बोला जाता है दोस्तों प्रखर या प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भैया प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षण में विषय के व्यवहारिक या क्रियात्मक पक्ष पर विशेष बल देना चाहिए। पहला पॉइंट है दोस्तों व्यवहारिक या क्रियात्मक, अभी इससे पहले सेम पॉइंट मिला था। फिर दूसरा है ऐसे बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा संदर्भ ग्रंथ पढ़ने हैं, तो सेम पॉइंट रिपीट हुआ है दोस्तों। ऐसे बच्चों को वाद विवाद में भाग लेने हैं, तो एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, लेकिन ये सेम पॉइंट मिल रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के क्रियाकलापों को समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। प्रखर, ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे पूछे या प्रखर, सेम पॉइंट आपको लिखने हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा बस आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। फिर पांचवा पॉइंट दोस्तों, प्रखर बच्चों में जिज्ञासा की भावना तीव्र रूप से पाई जाती है। जिज्ञासा, किसी चीज़ की जानने की इच्छा दोस्तों तीव्र रूप से पाई जाती है। वे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अतः उनके सामने उच्च आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। फिर दोस्तों छठवां पॉइंट है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। बुद्धिलब्धि जो होती है दोस्तों, बुद्धिलब्धि का सूत्र जानते होंगे दोस्तों आप, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। फिर दूसरा पॉइंट दोस्तों, मंद बुद्धि वाले बच्चों की शिक्षा। मंद बुद्धि बच्चों में सीखने की क्षमता मंद होती है, अतः शिक्षकों में मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए दोस्तों। पहला पॉइंट दोस्तों, सरल एवं रुचिकर शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। सरल होना चाहिए और उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए दोस्तों। पढ़ाने की गति धीमी हो, बहुत तेज ना हो दोस्तों। नैतिक शिक्षा पर बल होना चाहिए, समाज से संबंधित दोस्तों। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट है, सहायक सामग्रियों का प्रयोग अधिक होना चाहिए, मतलब ऐसे उपकरणों का अधिक प्रयोग करना चाहिए जिसमें उन्हें सीखने में मदद मिले दोस्तों। फिर दोस्तों पांचवा पॉइंट है, करके सीखने पर विशेष बल देना चाहिए। नैतिक शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए दोस्तों। करके सीखने और नैतिक शिक्षा समाज से संबंधित है दोस्तों। नैतिक शिक्षा, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों के साथ बैठना चाहिए। गृह कार्य उनकी जांच पर विशेष जोर देना चाहिए दोस्तों। तीसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि गरीब बच्चों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ये बच्चे अपनी पढ़ाई आगे उचित ढंग से कर सकें। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये पहला पॉइंट हो गया था शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा। फिर दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट है कि शारीरिक दोषों के कारण यदि उन्हें कम सुनाई देता है, शारीरिक दोषों के कारण, तो उन्हें आगे की पंक्ति में बैठना आना चाहिए। भाई जिस बच्चे को कम सुनाई पड़ता है तो उसे पीछे बैठाओ तो और कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, आप उसे आगे बैठाइए। फिर तीसरा पॉइंट दोस्तों, शिक्षकों को चाहिए कि अभिभावकों को घरेलू वातावरण ठीक करने के लिए प्रेरित करें। कभी कभी घर के वातावरण में भी बच्चे सीख नहीं पाते या उनके पिछड़ने का एक ये भी महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। तो अभिभावकों का भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि बच्चों पर ध्यान दें और घरेलू वातावरण ठीक करें। फिर दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। चौथा पॉइंट है नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। नैतिक शिक्षा, खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य करना चाहिए। शिक्षण कार्य TLM विधि द्वारा करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है इसका फुल फॉर्म दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों पहला शैक्षिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, और फिर है सामाजिक रूप से भिन्न और मानसिक रूप से भिन्न। कुल मिला के 4 रूप में इन्हें विभाजित किया गया है दोस्तों। फिर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन 2017 में आ चुका है कि भैया प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे आप? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। पहला पॉइंट है बुद्धि परीक्षाओं द्वारा, प्रवणता परीक्षा द्वारा दोस्तों, फिर है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर 2017 में आ चुका है, सेकंड पाली में। इसमें दोस्तों की प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करें? दोस्तों एक क्वेश्चन लगभग एक वर्ड थोड़ा बहुत अलग है, नहीं तो क्वेश्चन सेम मैच कर रहे हैं। तो व्यवस्था कैसे करें? तो दोस्तों इसमें पॉइंट वाइज है। पहले तो आप ये लिख दीजिए कि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार से करेंगे। फिर उसके बाद पहला पॉइंट है पाठ से आगामी क्रियाओं का अवलोकन करना, असामाजिक आदतों को रोकना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता, मतलब सभी बच्चों को दिया जाए प्रतिभाशाली के लिए, ये नहीं किसी विशेष को, जो फर्स्ट आ रहे हैं उन्हीं को, सभी बच्चों को दिया जाए। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होगी क्लास। दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो आपके ग्रुप बना हो, और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।